अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअली हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पीछे से ही चलते आ रहे हैं। आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कोड के साथ साथ लर्न कर रहे हैं। आपकी लैब के अंदर भी हम लोगों ने जो आज हम लोगों ने एक्चुअली पढ़नी है ना चीज़ें, ऑलरेडी हम लोगों ने उनको अप्लाई किया हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डीपली अब अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें जो हम लोगों ने ऑलरेडी बिगिनर लेवल पे की थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल को देखना है, कॉन्स्टेंट्स को देखना है। कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सिस्टम डॉट आउट है, ये ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं अपने कोड में ना। तो इसी को फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लेन करूँगी आपको कि एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग इनपुट, स्कैनर भी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। स्कैनर की क्लास के बारे में थोड़ा फर्दर स्टडी करेंगे। पैकेज, क्लासेस, मेथड्स एंड इंपोर्ट, ये भी चीज़ें हम बहुत कह लें कि सरफेस लेवल पे हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम डीप डाइव करके इसको थोड़ा मज़ीद एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं क्या चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो इनपुट के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, जब भी कंप्यूटर के बारे में हम कहते हैं ना कि इनपुट, जब भी इनपुट का लफ्ज़ हम कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक ही चीज़ हमारे जहन में आती है कि या तो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, ठीक है, या उसको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मेमोरी को, स्पेस को फ्री कर दे या एलोकेट कर दे। यानी देखें, इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू एलोकेट द मेमोरी एंड इंक्लूड स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम टू पुट द डाटा इन टू द मेमोरी। अब देखें, इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो एक्चुअली मतलब है वो तकरीबन सेम ही है कि इसमें भी आप कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, उसमें भी आप उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दूसरी उसमें आप अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं जिससे वो मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दे आपके डाटे को। सो दीज बोथ थिंग्स आर द सेम। तो एक्चुअली आपका क्या होता है, इनपुट में आपका मेन पर्पज़ यही होता है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में से अपने डाटे के लिए थोड़ी सी स्पेस लेना चाह रहे हैं ताकि उसमें आप अपने डाटे को प्लेस कर सकें। सो दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इनपुट। और फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल को हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं और अपने प्रोग्राम में काफ़ी यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन मैं करना चाहती हूँ कि वेरिएबल के बारे में आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट का मतलब यह है कि आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कंप्यूटर हैव अ स्पेसिफिक मेमोरी, दैट मेमोरी कैन बी XYZ 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट और इन द फॉर्म ऑफ जीबीज़, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपके कंप्यूटर की जो एक्चुअल मेमोरी है वो कितनी है। तो वेरिएबल क्या करेगा कि वो जो है उस डाटे को स्टोर करेगा अपने अंदर और फिर उसको स्टोर करने के बाद कंप्यूटर की मेमोरी में उसको ले जाएगा और प्रोग्राम से पूछेगा कि भाई मुझे इस डाटे को कहाँ पर प्लेस करना है। अब वो डाटा कुछ भी हो सकता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ डाटा, कोई इमेज हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह का डाटा जो है स्टोर कराना चाह रहे हैं एक्चुअली ना। सो तो जब आप वो जो भी डाटा है उसको एक दफ़ा स्टोर करा देंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इसमें आपकी जो हेल्प करेगा वो वेरिएबल करेगा कि वेरिएबल एक्चुअली उस डाटे को अपने अंदर स्टोर करके मेमोरी के अंदर जाके वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। अब आपको जब भी वो डाटा वापस से चाहिए तो आप कैसे उसे लेंगे कि आप रिट्रीव कर सकते हैं डाटे को बाय यूजिंग द सेम वेरिएबल बाय कॉलिंग इट्स नेम, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रोग्राम में भी अभी कोड करके दिखाऊंगी स्क्रीन शेयर करके। सो डाटा आइटम इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यू, ठीक है। यू कैन चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन लेटर स्टेटमेंट्स, या आप डिपेंड करते हैं, इवन आप अपने डाटे को चेंज भी कर सकते हैं इफ़ इट इज़ स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ठीक है। इंटेलिजेंट में आपको थोड़ा सा मैं वेरिएबल क्रिएट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे हमारे पास ये इंट, सबसे पहले जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं आप वेरिएबल की टाइप को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसकी जो टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम मैं रख रही हूँ एक्स के अंदर मैं जो वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, लेट्स सपोज वो है 145 और आगे सेमीकोलन। अब ये मुझे इसने ना रेड कलर का बल्ब दे दिया है, उसने कहा भाई नहीं 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 कोई गड़बड़ है, ठीक है ना। वो कह रहा है आप ऐसे नहीं कर सकती, यानी आप जो है वेरिएबल को इस तरह से स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने यहाँ उसकी एक्चुअली टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर दी और डायरेक्टली मैंने स्टोर भी करा दी। मैं ये से भी कर सकती थी कि मैं इसकी टाइप फ़िलहाल डिफ़ाइन ना करती, जस्ट मैं इसको इनिशलाइज़ कर देती, ठीक है। अब यहाँ पर आकर फिर मैं एक्स के
के अंदर जो है वैल्यू मैं 145 ये मैं अब ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये फिर इशू कर रहा है कि नहीं नहीं आप कौन से एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्वाइन द डिक्लेरेशन असाइनमेंट। तो वो किस तरह से वो कह रहा है कि आप इसको कर रहे हैं, तो इसके लिए वो कह रहा है आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको टाइम लेता है। ओके अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स सकते हैं कि यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर इसने आउटपुट शो करा दिया है। एक्चुअली मैंने किया क्या है, लेट्स सी ना कि एक्चुअली मैंने किया किस तरह से, वेरिएबल को किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देखें, आपको इंट एक्स जब मैंने लिखा ना, इंट का मतलब मैंने डाटा टाइप मेंशन की, इसके बाद मैंने एक्स एक वेरिएबल को स्टार्ट करा दिया, या कह लें कि उसको मैंने जब डिक्लेयर कर दिया ना तो उसने मेमोरी में उसकी स्पेस मिल गई उसको। जैसे ही मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और क्रिएट किया तो प्रोग्राम को पता चल गया कि देयर इज़ सम टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, एंड यहाँ पर आके मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। ये दोनों काम मैं एक लाइन में भी कर सकती थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक्स के बाद इक्वल टू का साइन लगा के 145 में लिख दूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने क्या किया कि पहले मैंने आपकी मैंने आसानी के लिए किया कि पहले मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया, फिर आगे जाके मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कराई है। असल में ना मेरा जो इंटेलिजी है ना, आई डोंट नो, इट्स अ बिट स्लो, मतलब शुरू में ही एरर देता है। ऑल्दो मेरी जो लॉजिक होती है वो तकरीबन ठीक होती है, देन इसके बाद शायद वो अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा नहीं इसने इस तरह से किया है, देन फिर वो एरर रिमूव हो जाता है। तो दैट इज़ अ थिंग जो मुझे लग रही है कि थोड़ी सी इशू वाली है चीज़ इंटेलिजे के अंदर। एनीवेज, इस तरह से मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई और बाद में एस आउट करके उसी वेरिएबल को मैंने कहा जी मुझे जो है ना आप प्रिंट करा दें। उसने यहाँ पर मुझे आउटपुट में इसको प्रिंट करा के दे दिया, ठीक है। ये सिंपल सा एक तरीका है एक वेरिएबल को क्रिएट करने का। आप यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल टाइप का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ फ्लॉट लिख देती हूँ, फ्लॉट के बाद मैं यहाँ पर 0.56 कर देती हूँ। ऑब्वियसली जब आपकी जो वैल्यू है वो फ्लॉट होगी तो जो आपका वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। ओके वो कह रहा है लिटरल टू फ्लोट एफ़ लिखना होगा आपको। अच्छा हाँ, जब आप फ्लोट लिखेंगे तो आपको आखिर में एफ़ या एफ़ इस तरह से आपको इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप जो है फ्लोट की बात कर रहे हैं। अच्छा वो कह रहा है, अच्छा उसे लग रहा है कि आप ना कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा टाइप्स को, क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर डबल कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोट की जो इशू होता है ना वो ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डबल में वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देखा इसलिए वो फ्लोट में इशू कर रहा था, डबल में वो इशू नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना वो डबल में ही स्टोर होती हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने डाटा की टाइप चेंज किया है, वेरिएबल भी सेम नेम का रखा है। मैं यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। सपोज़ करें मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम वैल्यू रख देती हूँ और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करानी है वो एज़ इट इज़ रहने देती हूँ। जस्ट मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देती हूँ यहाँ से और फिर इसको रन करा के देखते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम जो है आपको तरीके से ये रन होगा। देखा अभी काफ़ी टाइम लेता है रन होने में भी ना आउटपुट को। अब जाके ये देखें शो करा है, हालांकि 2 सेकंड का काम होता है। एनीवेज़, तो इस तरह से आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ये सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आप ये वाली लाइन स्किप करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर जाके डायरेक्टली इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी सेम आउटपुट आपको देगा। दोनों तरीक़ों से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी पहले आप चाहें तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। अगर आप अपनी कन्वीनियंट थोड़ी सी चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसको क्रिएट करके साथ ही वैल्यू असाइन कर दें और उसको प्रिंट करा दें तो वो आपको प्रिंट होकर शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब देखें मैंने जब ये वेरिएबल की इंटीजर टाइप या जो भी टाइप मैंने डिफ़ाइन की, फिर वेरिएबल का नाम लिखा, प्रोग्राम को क्या पता चल गया कि भाई देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन। और वो चीज़ क्या होने वाली है कि एक्चुअली उसको प्रोग्राम को ही पता चला है कि मुझे जो है ना अब कुछ ना कुछ मेमोरी निकालनी पड़ेगी भाई, और वो जो डाटा है ना वो मुझे क्रिएट करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। अब जो भी मैंने वैल्यू यहाँ पर इसको असाइन की है, ये वाली सपोज करें मैंने इसको वैल्यू असाइन किया, तो ये वैल्यू उसको मेमोरी में लेके जानी है। अब इसको वो मेमोरी में कैसे लेके जाएगा कि वो जाके आपके सिस्टम को बोलेगा कि भाई मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो, क्योंकि मुझे अब इस वैल्यू को स्टोर कराना है, ताकि कल को जब भी मैं अपने प्रोग्राम में इस वैल्यू को कॉल करूँ, तो इस वेरिएबल को कॉल करूँ, तो मुझे ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल समेत मिल जाए,
ठीक है। इस तरह से हम जब इसे दोबारा कभी कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें अलॉन्ग विद द वैल्यू ये वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप अपने डाटे को एक्चुअली इसकी सिस्टम की मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस दे रहे होते हैं। आप यूँ समझ लें कि जैसे आपके घर में एक नया बंदा आता है ना, तो आप उसको एक्चुअली एक रूम एलोकेट कर रहे होते हैं। ओब्वियसली अब एक नया बंदा आपके घर में आया है या कोई गेस्ट आया है और उसने आपके घर में स्टे करना है, तो उसको जगह तो चाहिए होगी ना रहने के लिए। ठीक है। वो विदाउट स्पेस जो है वो आपके घर में कैसे रहेगा? उसको आप एक कमरा देंगे जहाँ पर उसकी एसेसरीज़ होंगी, जो भी वो कन्वीनियंट चीज़ें होंगी वो आप उसे अवेलेबल करेंगे और इस तरह से आप उसको एलोकेट करेंगे वो कमरा एक्चुअली। या फिर जब आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जब आपको रूम एलोकेट होता है तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि वो होटल में आपको एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है दैट देयर यू कैन गो सिट और इजी हो के आप वहाँ पर रह सकते हैं। यानी आप एक्चुअली सिस्टम से वो कमरा मांग रहे होते हैं कि भाई मेरा जो है ना मेहमान आ रहे हैं तो मुझे जो है ना इनको स्टे कराने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। ठीक है। तो इट इज़ जस्ट सेम लाइक दिस। तो डाटा आइटम इन अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड वैल्यू। जो भी आपके डाटा के आइटम्स होंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू। अब मेरे पास जो अभी मैंने आपको एक क्रिएट करके दिखाया था, ये हमारे पास डाटा आइटम है और इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू। वैसे ये मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक्स पहले लिख सकती थी, लेकिन इसको हम वैल्यू कहेंगे और जो भी वेरिएबल का नाम होगा यहाँ पर एक्स वाई जी जो भी आप रखना चाहे। ठीक है। तो इट डिपेंड्स। जो भी आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ होंगी, जो भी डाटा आइटम होगा उसको हम वैल्यू कहेंगे। ठीक है। और यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल इन लेटर स्टेटमेंट। बाद में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि पहले इसके अंदर वैल्यू इंटीजर की करके मैंने जो है पहले ये वाली वैल्यू स्टोर कराई थी, बाद में मैं कुछ और भी करा सकती हूँ। जब भी मैं चाहूँ इसमें मैं चेंज कर सकती हूँ वैल्यूज़ को। ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। इसी तरह से यहाँ पर देखें डबल एक्स, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो गया, इधर भी वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इस लाइन में x इज इक्वल टू 12.2 यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू 14 यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है एक्चुअली। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। ओके। अब यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है कि हमारे पास x के अंदर पहले 12.2 स्टोर नहीं था आई थिंक। अच्छा वो कह रहे हैं कि आप जो है चेंज कर सकते हैं वैल्यू। जैसे अगर x के अंदर मेरे पास यहाँ पर 12.2 वैल्यू स्टोर है, आगे जाके मैंने y के अंदर 14 लिखा, आगे जाके x मैंने दोबारा से लिखा और उसके अंदर मैंने 12.2 की जगह 10.2 एक नई वैल्यू स्टोर करा दी। अब होगा क्या कि जो पिछली वैल्यू है ना 12.2 ये डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह पे मेरी ये न्यू वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अब जब भी मैं इसकी x को मैं कॉल करूँगी ना अपने प्रोग्राम में तो वो मुझे जो इसकी न्यू वैल्यू है ना वो देगा, पुरानी वैल्यू को वो डिलीट कर देगा। ठीक है। यानी आपको सेपरेटली जाके उस वैल्यू को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप न्यू वैल्यू असाइन करेंगे ना सेम वेरिएबल को तो जो अपडेटेड लेटेस्ट वैल्यू है वो उसको असाइन हो जाएगी और पिछली वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप y की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लाइक y के अंदर पहले 14 लिखते हैं। अच्छा मैं आपको उसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू है 145, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करके 123 कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो है x की कौन सी वैल्यू जो है प्रोग्राम के अंदर शो होती है, लेटेस्ट या फिर पुराने वाली। लें जी, हमें लेटेस्ट वैल्यू शो हो रही है, जबकि मैंने तो यहाँ शुरू में ही 145 लिखा था तो 145 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आप देखें यहाँ पर तो 123 आ रही है। यानी जो लेटेस्ट वैल्यू मैंने असाइन किया ना, इसी तरह मैं x के अंदर अगर 4 यहाँ पर असाइन कर देती हूँ तो जो लेटेस्ट वैल्यू है x की 4 होगी, पिछली दोनों वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। जो भी न्यू वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करेंगे वही वैल्यू एक्चुअली उसके अंदर स्टोर होगी। आप ये देखें आउटपुट में 4 लिखा हुआ गया जो कि लेटेस्ट वैल्यू है जो मैंने एक्स के अंदर अभी स्टोर कराई है। यानी आपके जो पिछले मेहमान हैं उनको वो भगा देंगे और कहेंगे भाई अब नए मेहमानों का रूम एलोकेट हो गया, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू गो। ठीक है। इस तरीके से जो है वेरिएबल स्टोर होते हैं। फिर हमारे पास वेरिएबल्स की फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि आप इसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। हमेशा याद रखें जब भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है यू हैव टू डू वन थिंग फर्स्ट, कि आपको उसकी डाटा टाइप को जो है सबसे पहले डिक्लेयर करना है। कौन सी टाइप का डाटा आपके वेरिएबल में स्टोर होने लगा है
आपको पहले ये पता होना चाहिए आइदर ये कोई नंबर हैं, ये कोई डेसिमल पॉइंट्स हैं, ये कोई पिक्चर्स हैं, ये कोई ग्राफ्स हैं। पिक्चर ग्राफ्स की बात मैं अभी नहीं करी, उसको छोड़ दें, क्योंकि कोड में पिक्चर ग्राफ की भी बात मैं नहीं करूँगी, ठीक है। और आइदर ये जो है इंट है, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, ठीक है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका डाटा कौन सा है। जैसे ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छा मेरा जो डाटा है ना वो डेसिमल पॉइंट्स में है, तो वहाँ पर जाकर फिर सबसे पहले आप अपने वेरिएबल की जो टाइप है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे, अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास इंट एक्स इंटीजर टाइप है और एक्स मेरे पास वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने लगी, एक्स इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली वो इंटीजर है तो एक्स के अंदर जो वैल्यू आने वाली होगी वो कोई ना कोई इंटीजर होगी, 1 2 3 समथिंग कुछ भी, ठीक है। इसी तरह अब मैंने दूसरा वेरिएबल यहाँ पर देखा डबल रेडियस के नाम से। अब रेडियस जो है एक्चुअली उसके अंदर जो स्टोर होने वाली वैल्यू है ना वो डबल होगी, डबल का मतलब वो डेसिमल पॉइंट्स में होगी। देयरफॉर जो हमारी वैल्यू होगी रेडियस के अंदर स्टोर हो 1.2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ वेरिएबल को, यहाँ पर मैं उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रही हूँ। सिमिलरली जो है कैरेक्टर के लिए जो है वो 4 की डाटा टाइप होती है और आगे मैंने ए उस वेरिएबल का नेम है और 4 उसकी डाटा टाइप। तो इसके अंदर ऑब्वियसली कैरेक्टर स्टोर होगा तो ए इज इक्वल टू कैपिटल है, ये एक कैरेक्टर मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। डिक्लेरेशन और असाइनमेंट आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, मैंने आपको अभी प्रोग्राम में भी करके दिखाया है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पर यहाँ तक डिक्लेयर हो गया आपका वेरिएबल, आगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने साथ ही वैल्यू भी असाइन कर दी। यू कैन डू दिस लाइक दिस, ठीक है। ये भी आप पॉसिबली कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आइडेंटिफाई एंड फिक्स द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। आपने इस कोड को देखना है और इसमें मौजूद एरर्स को आपने फाइंड आउट करना है। देखें हमारे पास ये इंटीजर है आई, यहाँ तक आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। अब असाइनमेंट होने लगा है, असाइनमेंट का मतलब है आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन होने लगी है। अगर यहाँ पर के ना होता, कोई और वैल्यू होती इंटीजर वगैरह की, क्योंकि इंट डाटा टाइप है ना, फिर तो आपका वेरिएबल आराम से क्रिएट हो जाना था। लेकिन अब इशू क्या है कि यहाँ पर आगे के आपका प्रोग्राम के को नहीं जानता, उसे नहीं पता के कौन है। आई को तो वो जानते हैं क्योंकि आई को आपने खुद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन के को वो नहीं जानता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इंट के लिख के इसको पहले आप क्रिएट करें, डिक्लेयर करें इसको, फिर साथ ही इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कराएं ताकि आपके प्रोग्राम को पता चल जाए कि भाई के इसकी इस के की बात हो रही है। फिर इसके बाद जब आप k+2 लिखेंगे तो उसे पता चलेगा, यहाँ से वो वैल्यू उठाएगा के की, इसको प्लस करेगा 2 में और आई के अंदर आपको आउटपुट मिल जाएगी 2 + 3 = 5, ठीक है। इसको मैं आपको ना रन करके भी दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन सी, बल्कि पहले ऐसे रन करके दिखाती हूँ फिर बाद में इसको जो है मैं वो, ओके ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें। इंट के भी हटा देती हूँ फ़िलहाल मैं, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है लाइन नंबर की, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल वो चीज़ है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर आई को मैं प्रिंट कराती हूँ, ठीक है। अब ये ना एरर दे रहा है, वो देखें किस पे, रेड कलर का सिर्फ के है, के को वो जानता नहीं, इसलिए वो कह रहा है भाई ये के कौन है, के कहाँ से आया, आई डोंट नो हु इज़ के। अब के को जब मैं वैल्यू दे देती हूँ, असाइन कर देती हूँ, तो देखिए अब जैसे ही मैंने इंट के लिखा तो के की जो रेड कलर था वो चला गया। अब मैं इसको फर्दर फिर कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देती हूँ तो वो ज़्यादा खुश हो गया कि चलो ठीक है, इसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो गई प्रोग्राम के अंदर ना। तो अब यहाँ से जब मैं इसको रन करती हूँ तो क्या होगा कि ये आपका आंसर आएगा आई में। आई में क्या चीज़ स्टोर है, एक तो ये देखें ना मेरा बहुत टाइम लेता है, 5, ठीक है। आई के अंदर 3 + 2 = 5, के अंदर 3 है और आगे +2 होगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब ये 2 दफ़ा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा आउट 2 दफ़ा लिखा है, मैं 1 दफ़ा लिख देती हूँ इसको, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये वेरिएबल वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। अ नेम कॉन्स्टेंट इज़ एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट अ परमानेंट वैल्यू। देखें जब भी आप किसी परमानेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कह रहे होते हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है। और एक बात मेरी याद रखें, जो वेरिएबल होता है ना
उसका नाम ही वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है। आप उसकी वैल्यू शुरू में भी चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बीच में भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, यही उसकी खासियत है जिसकी वजह से दैट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि दैट इज़ अ फर्म वैल्यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो नेम्ड कांस्टेंट इज़ एन आइडेंटिफायर। पहली बात तो ये कि जो नेम्ड कांस्टेंट होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते, उसको आपने मिक्स नहीं कर देना कि अच्छा ये भी कोई ना कोई वेरिएबल है। वेरिएबल जब भी आपके जहन में आएगा, आप इसके नाम से आप जहन में चीज़ें रखें। वेरिएबल वेरी से निकला है, वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होने वाली चीज़। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ही वो वेरिएबल कहलाएगा। अगर उसकी वैल्यू परमानेंट है, कांस्टेंट है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरिएबल। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो है कि जो कांस्टेंट है वो है आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट अ परमानेंट वैल्यू। परमानेंट वैल्यू का मतलब है ये हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, ये नहीं कहीं जाएगी, वैल्यू वही की वही रहेगी। जैसे हमारे पास पाई है, वो उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो अब आप देखें, लेकिन वो आइडेंटिफायर के तौर पर ज़रूर यूज़ होगा, यानी वो एज एन आपके प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो यूज़ हो जाएगा, मगर वो एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंटेक्स यहाँ पर देख ले, फाइनल डाटा टाइप कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। आपके पास सबसे पहले उस कांस्टेंट का नाम होगा, फिर उसकी डाटा टाइप होगी। ठीक है, और फिर उस कांस्टेंट के नाम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। अब ये हमारे पास सबसे पहले नेम, जो भी आइडेंटिफायर है, आपने उसका पहले नाम लिखना है, फिर आगे उसकी डाटा टाइप को मेंशन करेंगे, फिर आपने उस कांस्टेंट का नाम मेंशन करना है जिस कांस्टेंट को आप यूज़ करने लगे हैं, देन उसकी वैल्यू। अब ये हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का नाम है फाइनल, फिर डाटा टाइप है इसकी डबल, यानी डेसिमल में कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। देन पाई, पाई उस कांस्टेंट का नाम है जो आप यू आर गोइंग टू यूज़ इन योर प्रोग्राम। ठीक है, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द पाई, एंड सेमी कोलन एज ऑलवेज आपने पुट करना है जब भी आप कोई लाइन एंड करेंगे अपने जावा के प्रोग्राम में। ठीक है, देन फाइनल इंट साइज इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको ना थोड़ा सा आपको रन भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर ना एस आउट कर देती हूँ और इसको शो करा देते हैं इसमें। हाँ, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली मैं इसका साइज़ सिर्फ मेंशन कर रही हूँ। मैं इसको ना साइज़ को यहाँ पर शो करा रही हूँ, साइज़। ठीक है, ताकि मुझे जो है इसमें साइज़ पता चल जाए कि ये एक्चुअली ओके, ये जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आई फॉरगॉट SIZ, नाउ इट्स फाइन। देखा, अभी कह रहा है ठीक है, आई नो इट। तो यहाँ पर जो है अब ये देखें, ये बहुत स्लो है, यही इशू है मुझे इससे। तो हमारे पास जो है इसका साइज़ इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब देखें, मज़े की बात है कि ये जो है आपके पास ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, जबकि ये ऊपर वाली जो लाइन है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर पाई लिखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, यहाँ पर अगली लाइन में ही मैंने वेरिएबल की डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू ये है और वेरिएबल की वैल्यू ये है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इनका देखें स्टाइल भी डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने फाइनल जो लिखा है ये एक्चुअली मैंने आइडेंटिफायर का नाम लिखा है, और यहाँ पर इसके बाद मैंने जो डबल लिखा है वो उस आइडेंटिफायर की टाइप लिखी है, और देन फिर कांस्टेंट का नाम और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू। जबकि यहाँ आप देखें मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने साइज़ जो है ये इसके उसका नाम है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है जो फाइनल का कीवर्ड है ये एक्चुअली आइडेंटिफायर है, और ये मेरी बात ज़रा अपने जहन में रख लें कि जो फाइनल का कीवर्ड है ये हमेशा जब भी आपने कोई कांस्टेंट क्रिएट करना है ना, उसके साथ आप हमेशा से ये फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं। ये एक्चुअली रिजर्व वर्ड है जो कि जावा की लैंग्वेज खुद के लिए यूज़ करती है। ठीक है, जब भी आप किसी वेरिएबल के साथ फाइनल का कीवर्ड लगा देंगे वो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इवन आप इस वेरिएबल के साथ भी, एक्चुअली ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके साथ ये फाइनल का कीवर्ड आया तो क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, फिर ये वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ये वेरिएबल हटा लूँ, सॉरी यहाँ से मैं अगर ये फाइनल का कीवर्ड हटा लूँ जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है,
फिर ये दोबारा से वेरिएबल बन जाएगा। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ फाइनल, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ फाइनल, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर दोबारा से कांस्टेंट बन जाएगा। फिर इसकी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर अब मैं साइज़ के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए नीचे रेड का निशान आ गया। अब क्यों क्यों भाई क्यों, ये भी तो वेरिएबल है, मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रही हूँ तो स्टोर होनी चाहिए, लेकिन क्यों, यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल साइज। क्यों, क्योंकि फाइनल भाई जब आपने किसी के साथ फाइनल का कीवर्ड लिख दिया फिर वो कांस्टेंट बन गया, देन यू आर नॉट गोइंग टू टच दिस वेरिएबल। अब मैं फिर क्या करूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी जो है वैल्यू चेंज हो जाए, तो मुझे इसके साथ से फाइनल हटाना पड़ेगा। अब देखें कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है, ठीक है। अब देखें आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, अब कोई इशू नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइज़ की वैल्यू जो है, साइज़ जो है वो एक्चुअली वेरिएबल जो हमारा है उसकी वैल्यू मैं चाह रही हूँ हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। तो देखते हैं कि 3 प्रिंट होती है या 4 प्रिंट होती है। लेट्स सी, हाँ जी 4 प्रिंट होती है, क्योंकि जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होगी, पिछली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यू वो डिलीट हो जाएगी, वो चेंज हो गई एक्चुअली। लेकिन जब मैंने इसके साथ फाइनल लिख दिया फिर ये चेंज नहीं होगी, बल्कि वो यहाँ पर जो वैल्यू मैं साइन करने की कोशिश करी ना इस वेरिएबल को, वो कहेगा नहीं भाई इसको नहीं आप हाथ लगा सकते, ये अब कांस्टेंट बन गया है, ये परमानेंट फिक्स्ड वैल्यू हो गई है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है हमारे पास कांस्टेंट का, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारे पास अगली चीज़ है सिस्टम डॉट आउट। आप लोगों ने बहुत यूज़ किया है सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, हर प्रोग्राम में, शुरू के प्रोग्राम्स में आपने बहुत यूज़ किया इसको। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखें, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी एक क्लास है आपके जावा के अंदर, एक फुल फ्लेज क्लास है जिसका नाम है, यानी स्ट्रीम है ये कंप्लीट, ठीक है ना, जो कि अपनी एक है, लेकिन ये पब्लिक क्लास जावा के अंदर ये एक क्लास है, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं तो आप इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली कॉल कर लेते हैं। ये क्लास ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, आप क्या करते हैं इस क्लास से ये वाला ऑब्जेक्ट पब्लिक, क्योंकि क्लास पब्लिक है तो इसलिए आप उसे कॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप उसको कॉल करते हैं आपके पास ये वाली एक्सेस आ जाती है कि आप उस क्लास के इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास सिस्टम आउट के थ्रू ये कॉल हो जाती है। सिस्टम का मतलब है स्टैंडर्ड जो भी आपके पास आउटपुट स्ट्रीम है, आउट का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। जब ये दो कीवर्ड जावा आपके प्रोग्राम में देखता है ना, वो कहता है अच्छा इसको मैंने कॉल करना है, तो वो फ़ौरन से इस क्लास को कॉल कर देता है। फिर आगे आप कहते हैं जी प्रिंट करा दें, प्रिंट करा के आगे जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो इजीली प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली आप जब ये वाली लाइन लिखते हैं, ये दो कीवर्ड्स लिखते हैं ना सिर्फ, उससे जावा को पता चल जाता है कि उस क्लास को मैंने कॉल करना है और उसमें से एक ऑब्जेक्ट को मैंने निकालना है, और वो ऑब्जेक्ट है सिस्टम आउट, जो कि क्या करेगा, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी लाइनें हैं या जो भी एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करके, उसको कैलकुलेट करके फाइनल आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो करा देता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हमने की हुई है सारी चीज़ें ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। देखें, जब भी आप कोई कंसोल पे चाह रहे हैं कि आपकी जो इनपुट है, आपने जैसे हम लोगों ने स्कैनर का जो है वो यूज़ की थी क्लास, यानी आप चाह रहे हैं कि यूज़र जो भी इनपुट दे रहा है एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, स्कैनर को जब आप कॉल करते हैं तो वो आपकी जो इनपुट है यूज़र से उसको रीड करने लग जाता है, वो वाली इनपुट वो प्रोग्राम को देने लग जाता है, ठीक है। यानी उस इनपुट के लिए प्रोग्राम को कहता है कि भाई इसके लिए स्पेस निकालो, ये इनपुट जो है आपके पास आ गई है, ऑल तो वो यूज़र से आई है, वो आपके प्रोग्रामर ने या आपके कोड में आपने ऑटोमेटिकली असाइन नहीं की, क्योंकि जो आपने कोड में असाइन किया उसके लिए भी उसे स्पेस चाहिए, सिस्टम को मेमोरी में एलोकेशन चाहिए उसको, और सिमिलरली जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसको भी उसे स्टोर करने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों में आपके सिस्टम के अंदर एक्चुअली स्पेस एलोकेट हो रही होती है, ठीक है। रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल एनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी उस केस में जो कोडर है या प्रोग्रामर है वो डायरेक्टली बाय कोडिंग इनपुट असाइन कर रहा है, या फिर जो भी वैल्यू है वो उसको दे रहा है और उसको स्टोर कर रहा है आगे से, ठीक है। इस केस में यूज़र की इनपुट ली जा रही है और उसको स्टोर कराया जा रहा है। क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब सिमिलरली जैसे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट की क्लास थी, इसी तरह से हमारे पास स्कैनर की भी एक फुल फ्लेज क्लास बनी हुई होती है जावा के अंदर।
उस क्लास को हम कॉल कैसे करते हैं, जब हम ये कीवर्ड लगाते हैं स्कैनर इनपुट का, ठीक है। स्कैनर इनपुट को कीवर्ड के थ्रू आप स्कैनर के ऑब्जेक्ट को एक्चुअली कॉल कर रहे होते हैं। सिस्टम डॉट इन जो है यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ये जो आप स्कैनर के बाद लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, यानी आप यहाँ पर आके उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे होते हैं। और न्यू स्कैनर आपको बताता है कि भाई इस वैल्यू को इस जगह पे जाके स्टोर कराएं। स्कैनर की जब आपने क्लास को कॉल कर लिया ना, तो इट मीन्स कि आप उसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का ये लेक्चर यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे।